एक ऐसी कहानी जिसमें पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं था, कोई सुराग नहीं था। पुलिस एक क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते करते दूसरे क्राइम तक पहुंच जाती है। ये कहानी है मुंबई के गोवंडी इलाके की। इसी इलाके में एक बस्ती है जहां पर कोई नहीं रहता। ये बस्ती कई अरसों से बंजर पड़ी हुई है और इसी बंजर बस्ती के बीच एक कुआं था जिसको लोग भूथा कुआं कहते थे। बेसिकली ये पूरी बस्ती ही बंजर थी, तो इस पूरे इलाके को लोग हॉन्टेड मानते थे कि ये जो कुआं है और ये जो बस्ती है ये हॉन्टेड है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो दूसरे इलाके में कुछ बच्चे थे, वो खेलते खेलते छुपते छिपाते इसी इलाके में, इसी बंजर बस्ती में आ जाते हैं और इसी कुएं के आसपास वो घूमने लगते हैं। अब जब वो घूमते हैं तो देखते हैं कि कुएं के अंदर पानी है, तो वो बच्चे कुएं के अंदर जाते हैं और पानी में खेलने लगते हैं। तो पानी में खेलते खेलते एक बच्चे का पैर पानी के अंदर किसी चीज से टकराता है। उस बच्चे को बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तो जब वो बच्चा अंदर पानी के अंदर हाथ डाल के देखता है और उस चीज को बाहर खींचता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसने देखा कि अंदर एक इंसान का हाथ पड़ा हुआ है। वो बच्चे सारे घबरा जाते हैं, वो चीखते चिल्लाते हुए कुएं से बाहर भगते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। घर जाके उनके माँ बाप और जो पड़ोसी थे वो भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि बच्चे इतने डरे हुए क्यों हैं। वो बच्चे फिर उनको बताते हैं कि कैसे वो अंदर कुएं में गए थे और कुएं में उनको एक इंसान का हाथ मिला। पहले तो उन बच्चों को काफ़ी डांट पड़ती है कि जब तुम लोगों को मना किया है, तुम्हें पता है कि वो भूथा कुआं है और वो हॉन्टेड पूरी जगह है, तो तुम लोग क्यों गए। तो बच्चों के माँ बाप और आसपास के पड़ोसी सोचते हैं कि पुलिस को कॉल किया जाए। वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब वहां पर उस कुएं के पास वो जाके देखती हैं, पुलिस ने जब कुएं के अंदर जाके देखा तो पुलिस को एक फूली हुई डेड बॉडी मिलती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जो डेड बॉडी है ये पानी के अंदर बहुत टाइम से पड़ी हुई है। उसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका था, शिनाख्त करना बहुत मुश्किल था। पुलिस उस फूली हुई बॉडी को पानी से, कुएं से बाहर निकालती है और अब पुलिस के सामने एक चैलेंज था कि इस बॉडी की शिनाख्त करना कि ये किसकी बॉडी है। तो पुलिस पहले कुएं के आसपास और उस बंजर बस्ती में सर्च ऑपरेशन करती है। वो देखती है कि उसको कुछ सुराग मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो वहां पर पहले तो पुलिस को कुछ शराब की बोतलें मिलती हैं। पुलिस ने सोचा कि ये बंजर बस्ती है, सुनसान बस्ती है, यहाँ पर दूर के कुछ लोग आ जाते होंगे शराब वराब पीने के लिए। लेकिन फिर पुलिस और जब तहकीकात कर और जब सर्च करती है चीज़ों को तो देखती है कि वहां पर एक बैग पड़ा हुआ है। पुलिस जब उस बैग को खोल के देखती है तो उसमें एक पर्स पड़ा हुआ था। तो पुलिस वो सारी चीज़ें देखती है, लेकिन पुलिस को उस पर्स में और उस बैग में कुछ भी नहीं मिलता। वो बिल्कुल खाली था, ना ही कोई कार्ड, ना ही कोई आइडेंटिटी कार्ड जिससे कि पुलिस उस बॉडी की शिनाख्त कर पाए। लेकिन पुलिस को एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक ज़रूरी चीज़ मिलती है वहाँ पे। पुलिस ने देखा कि उस पर्स के पास नीचे एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो पुलिस के लिए ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। पुलिस उसको उठाती है और उस नंबर पे कॉल करती है। पुलिस ने जब उस नंबर पे कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। पुलिस थोड़ा सोचती है कि इंतज़ार करने के बाद दोबारा कॉल बैक करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। पुलिस को लगभग पूरा एक दिन हो जाता है। सुबह को, शाम को पुलिस अलग अलग टाइम पर उस नंबर पे कॉल करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था, वो नंबर ऑफ जा रहा था। अब पुलिस सोचती है कि ये जो फ़ोन नंबर मिला है इसकी CDR निकाली जाए, इसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली जाए। पुलिस जब कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालती है, पूरी लिस्ट सामने आती है, तो पुलिस देखती है कि इस फ़ोन नंबर पे, इस नंबर पे जो पर्ची में नंबर लिखा हुआ है, इस पे लास्ट कॉल कब आई थी। तो पुलिस ने देखा कि इस पर एक लास्ट इनकमिंग कॉल आई हुई है। पुलिस उस नंबर को हाईलाइट करती है और उस नंबर पे कॉल करती है। इत्तेफाक से वो नंबर ऑन था और रिंग जाती है। वहाँ से एक शख्स फ़ोन उठाता है और पुलिस उससे पूछती है कि ये आप कौन बात कर रहे हैं। तो फिर वो शख्स कहता है कि आप बताइए आप कौन बात कर रहे हैं। तो पुलिस ने बताया कि ये जो नंबर है, पुलिस को जो पर्ची पर नंबर मिला था, पुलिस उस पर्ची का नंबर उस शख्स को बताती है कि क्या तुम इस नंबर को पहचानते हो। वो बोलता है कि हाँ, ये मेरे दोस्त करण का नंबर है। पुलिस उस शख्स से कहती है कि हमें एक बॉडी मिली है, तो हम इसकी तस्वीरें भेज रहे हैं, इसके कपड़े और इसकी पूरी तस्वीर भेज रहे हैं, तो आप बताओ आप इसे जानते हो। पुलिस उस शख्स को उस बॉडी की तस्वीरें भेजती है तो वो शख्स कहता है कि हाँ जी, ये मेरा दोस्त करण ही है। तो पुलिस उससे पूछती है कि ये कौन है, कहाँ रहता है। तो कहता है कि मेरा दोस्त है और ये यूपी के बांदा इलाके में रहता है। तो अब वो रहता था यूपी के बांदा इलाके में, पर उसकी बॉडी मिली थी मुंबई के गोवंडी इलाके में। तो अब पुलिस सीधा
करण के घर पहुंचती है, यूपी के बांदा इलाके में पहुंचती है करण के घर। वहां जाके उसके माँ बाप से पूछती है कि ये करण, तो उसके माँ बाप तो पहले बहुत फूट फूट के रोते हैं। उसके माँ बाप को पता ही नहीं था कि हमारे बेटे के साथ ऐसा भी हो चुका है। तो फिर उसके माँ बाप बताते हैं कि अक्टूबर 2023 में हमारा बेटा अपनी बीवी के साथ उसके मायके गया था, जो कि है मुंबई के गोवंडी इलाके में। तो उसकी बीवी के साथ गया था, फिर उसके बाद वो वापस नहीं आया। लगभग 1 हफ्ता हो गया है, अभी वो वापस नहीं आया। तो पुलिस फिर सीधा पहुंचती है मुंबई के गोवंडी इलाके में उसकी बीवी के मायके। बीवी के जब मायके पहुंची तो वहां पर उनसे पूछताछ की गई कि करण और इसकी बीवी गुलनाज आपके यहाँ पे आए थे और वो कहाँ हैं। तो गुलनाज के फादर और उसके भाई इधर उधर की बातें करते हैं, सही जवाब नहीं देते। पुलिस जब अपनी तरीके से सख्ताई से पूछताछ करती है तो फिर वो हकीकत बताते हैं। दरअसल करण यूपी के बांदा का रहने वाला था और गुलनाज मुंबई के गोवंडी इलाके की थी। तो गुलनाज के कुछ रिलेटिव्स यूपी के बांदा में रहते थे, जहां पर करण का घर था। उसके पास में ही गुलनाज के कुछ रिलेटिव्स रहते थे। तो वो अपने रिलेटिव से मिलने यूपी के बांदा में आती थी। तो जब वो आती थी वहां पे करण भी उसको देखता था, वो भी करण को देखती थी। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हुई, बातें हुई और ये दोस्ती अब प्यार में बदल गई। अब इनका प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर 2 धर्मों की बात थी। करण हिंदू था और गुलनाज मुस्लिम थी। तो अब यहाँ पर वो अपने माता पिता को बताते हैं, लेकिन करण के माता पिता और गुलनाज के माता पिता भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। कुछ समय बाद करण का परिवार मान जाता है कि चलो ठीक है, अगर बच्चे खुश हैं तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन गुलनाज का परिवार इस रिश्ते के अभी भी खिलाफ था। गुलनाज काफ़ी इंतजार करती है, लेकिन उसके परिवार नहीं मानते। फिर लास्ट में थक हार कर गुलनाज और करण शादी कर लेते हैं। शादी के बाद करण और गुलनाज करण के घर पे ही यूपी के बांदा में रह रही थी। तो अब लगभग शादी को 11 महीने हो गए थे और अब गुलनाज के घर में भी ये बात पता चल चुकी थी। जब गुलनाज के घर में बात पता लगती है तो गुलनाज के जो फादर हैं और उसके भाई हैं वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं कि हमारी समाज में अब इज्जत खराब हो जाएगी, हम अब समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। तो अब 11 महीने बीत जाते हैं इनकी शादी को। 11 महीने बाद गुलनाज के पिता गुलनाज को कॉल करके कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमने गलती करी, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी बेटी को और हम अपने जमाई को सही से विदा करना चाहते हैं। तो तुम घर आओ, दोनों घर आओ और हम तुम्हें अच्छे से विदा करेंगे, जिससे कि समाज में हम बोल सकें कि हाँ, हमने तुम्हें अपना लिया है। तो अक्टूबर 2023 में ही गुलनाज करण को लेकर खुशी खुशी अपने मायके जाती है। वो कहती है कि मेरे माता पिता भी मान गए हैं और वो हमें बुला रहे हैं, वो हमें अच्छे से विदा करेंगे वहां से। तो जब वो मुंबई के गोवंडी में जाते हैं तो उनका स्वागत होता है। गुलनाज के पिता करण से कहते हैं कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो चलो हम तुम्हें उनसे मिला के लाते हैं। तो गुलनाज के पिता और उसके 3 भाई, जिसमें एक माइनर था और 2 मेजर थे, ये सारे लोग करण को लेकर गाड़ी में जाते हैं और ये गाड़ी में लेकर उसी सुनसान और बंजर बस्ती में करण को लेकर जाते हैं और वहां पर करण के साथ मारपीट करते हैं। ये लोग करण के साथ इतनी मारपीट करते हैं कि उसकी सांसें थम जाती हैं। अब जब इन लोगों ने देखा कि करण की सांसें थम चुकी हैं तो करण के सारे जो उसका बैग था और पर्स था, उन सब में सारे कार्ड्स वगैरह लेकर वो चले जाते हैं और उसका बैग और पर्स को वहीं फेंक देते हैं और करण की बॉडी को भी उसी कुएं में ये लोग फेंक देते हैं। लेकिन जल्दबाजी में इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पर्स में से वो कागज़ का टुकड़ा जिस पे वो नंबर लिखा हुआ था वो वहीं पर रह गया है। तो अब गुलनाज के फादर और उसके भाई जब ये कर चुके थे तो फिर वो वापस घर आते हैं। घर आने के बाद जब गुलनाज देखती है कि मेरे फादर आ गए हैं, भाई आ गए हैं, पर करण कहाँ है, तो वो पूछती है कि करण कहाँ है। तो उसके पिता कहते हैं कि करण हमारे रिलेटिव के घर हैं और हमारे रिलेटिव तुम्हें भी मिलने के लिए बुला रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है वो तुमसे मिले नहीं हैं। तो गुलनाज उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो उसके पिता और भाई गुलनाज को लेकर जाते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं। रास्ते में ही गुलनाज का गला घोंटकर उसकी भी सांसें रोक देते हैं और उसकी बॉडी को किसी सुनसान जगह पर फेंक देते हैं और घर आ जाते हैं। दोस्तों, ये बयान गुलनाज के पिता और भाई ने खुद अपने मुंह से दिया और खुद अपना क्राइम स्वीकार किया। गुलनाज के परिवार को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ट्रायल शुरू हो गया है, अब मुकदमा चल रहा है, देखते हैं इंसाफ कब मिलेगा। गुलनाज के पिता और भाइयों ने करण के बैग से सारी चीजें निकाल ली थी जिससे कि करण की शिनाख्त ना हो सके, लेकिन सिर्फ उस नंबर की वजह से, उस पर्चे की वजह से ये अपराधी पकड़े गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें बाप और भाइयों ने समाज में बेइज्जती के डर से अपनी ही बेटी और जमाई की सांसें रोक दी। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।